जैसे हमारे वार्ड सदस्य ही हैं, प्रत्येक पंचायत में बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन शराब बेच रहा है और कौन शराब पी रहा है। अगर आप उनको ये अधिकार देते तो आप आसानी से उसको लागू कर सकते हैं। तो 10 लाख लोग हैं, अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो हम पटना के गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कोई भी पार्टी ने अभी तक इस बात को लेकर नहीं कहा है कि हम वार्ड सदस्य जिसके वोट लेकर हम MLC बनाएंगे, हम उसके लिए क्या रखेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में MLC के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चर्चा लगातार हो रही है। आपको बता दें कि इस MLC चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो वोटिंग करते हैं और उनके वोटिंग के आधार पर MLC बनाए जाते हैं, जो सदन में पहुंचते हैं और सदन की कार्रवाई को करते हैं। सदन में आगे की प्रक्रिया भी शुरू होती है, लेकिन इस वोटिंग में जो अहम रूप से भागीदारी निभाते हैं वार्ड सचिव, वार्ड तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुखिया हो या अन्य लोग हों, उनकी भागीदारी इस चुनाव में उस हद तक ही हो पाती है जहां तक चुनाव खत्म होगा, उसके बाद फिर उनकी भागीदारी खत्म हो जाती है। ऐसे में सवाल कई तरह के उठते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें निकलकर सामने आती हैं और कई संगठन, कई लोग इस मामले को लेकर अब उठाने भी लगे हैं। ऐसे में पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा भी कई मांग उठाए जा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर कि उन लोगों को क्या मिल पाता है जो वोटिंग करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पहले से वो थे। ऐसे में हमारे साथ संतोष जी हैं, महासचिव सह प्रवक्ता भी हैं। जानेंगे इनसे क्या मांग को लेकर ये लोग लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। लगातार जब चर्चा होती है वार्ड की, और वार्ड एक अहम सरकार की कड़ी है, त्रिस्तरीय अगर व्यवस्था की बात करें उसमें वार्ड की भागीदारी अहम हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों की जो मांगे हैं उस मांग के आधार पर आप लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को। नमस्कार सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए भारत लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो मूल बात कहना चाहते हैं कि अभी बिहार में 24 सीटों पर चुनाव होना है जी MLC का। इसमें आप देख रहे हैं कि एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है कि रुपया लड़े चुनाव, यानी कि जिसके पास पैसा होगा, धन बल होगा, या जिसके पास बाहुबल होगा, यानी क्रिमिनल लोगों को टिकट दिया जाएगा, वही लोग जीतेंगे। जी जी, ये परसेप्शन गलत है। इसलिए गलत है कि ये ना तो ये भारतीय संविधान के अनुकूल है, ना भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक है। अगर आप देखते हैं कि अगर पैसे वाले लोग, क्रिमिनल लोग अगर चुनाव जीतने लगेंगे तो कैसे चलेगा, देश तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसमें वोटर कौन है ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें वोट देते हैं जिला परिषद के लोग, जिसकी संख्या 1100 है। फिर उसके बाद आते हैं पंचायत समिति के लोग, जिनकी संख्या 11,000 कुछ है। उसके बाद वार्ड पार्षद हैं, जिनकी संख्या 8,000 के आसपास है। और उसी तरह से मुखिया हैं, जिनकी संख्या 8,000 के आसपास है। अगर इनको कुल को जोड़ दिया जाए तो मात्र 30,000 पड़ते हैं। लेकिन अकेले पंचायत में जो वार्ड सदस्य हैं उनकी संख्या जो है 1,14,667 है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम ही लोग जिसको वोट देंगे वही लोग चुनाव जीतेंगे। इसका मूल कारण क्या है कि हमारी संख्या जो है बहुत अधिक है, लेकिन ये वार्ड सदस्य उपेक्षा का शिकार हैं और अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भारत लाइव के पास पहुंचे हैं। संभवतः हम लोगों की बात आगे जाएगी। जी, वार्ड सदस्य की अगर बात करें तो अभी तो नल जल योजना, जो मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाएं आ रही हैं, उसमें तो आप लोगों की अहम भागीदारी है। फिर आप लोग इस बात को लेकर क्यों सशंकित हैं कि वोटिंग करेंगे उसके बाद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, हम लोग वोटिंग करने के बाद फिर उसी स्थान पर चले जाएंगे? मुख्यमंत्री तो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव होता था तो वार्ड सदस्य का कोई महत्व नहीं होता था। ग्रामीण क्षेत्र में लोग जनरली खड़ा भी नहीं होना चाहते थे, सोचते थे कि इसमें खड़ा होने से क्या लाभ होगा। जी, इस बार तो मारामारी थी वार्ड सदस्य, लेकिन इस बार मारामारी इसलिए हुई कि जब 2016 के आसपास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वार्ड सदस्यों को जो 7 उनका निश्चय योजना था उसके साथ जोड़ा, उसके कारण वार्ड सदस्यों का महत्व बढ़ा। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में आप देखेंगे प्रत्येक जगह पर वार्ड सदस्य बनने के लिए लोगों में होड़ मच गई और संख्या भी काफ़ी बढ़ा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। लेकिन अभी वार्ड सदस्यों को वो अधिकार नहीं मिले हैं जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। जी, उन अधिकारों की अगर अब बात कर रहे हैं तो कौन कौन से अधिकार होंगे, हम बारी बारी से प्रकाश डालेंगे। आपने पहली बात कही कि वार्ड सदस्यों को उचित वेतन मिलना चाहिए, तो हालांकि जहां तक हमें जानकारी है पंचायत में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनको वेतन मिलता है। तो फिर आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, कितना मिलना चाहिए, क्या इसमें संभावनाएं बन रही है जो आप चाहते हैं? देखिए, मूल रूप से क्या है ना कि
हमारे देश में लोकतंत्र है, जैसे एमपी हुए, एमएलए हुए और एमएलसी हुए। एमपी अगर भारत में देखा जाए तो 543 लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के 250 हैं, और 8000 के करीब करीब हमारे एमएलए हैं संपूर्ण भारत में। सभी के लिए उचित वेतन है, उनके लिए पेंशन है, वो भी चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य जो सबसे नीचे है उसको मात्र 500 रुपये दिया जाता है बिहार में जी। और यह पैसा के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले बार जो चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है उनके भी पैसे का भुगतान अभी तक सरकार नहीं की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप उचित वेतन नहीं देंगे तो आप क्या चाहते हैं कि जो सरकारी योजना है उसमें उनको आप ठेकेदारी करने के लिए, बंदरबाट करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक सामान्य वेतन तो होना ही चाहिए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि प्रत्येक हाउस होल्ड को कम से कम 12,000 रुपये मिलना चाहिए, तब लोग अच्छा से जीवन जी सकते हैं। लेकिन प्रत्येक हाउस होल्ड की तो बात छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य जो सबसे निचले क्रम में आते हैं लोकतंत्र के, उनको आप 500 रुपये वेतन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसी कल्पना कर सकते हैं। रही बात, एक ही देश में 2 तरह की व्यवस्था चल रही है, ये शर्मनाक है, ना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्योंकि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं हमारे नेताओं से कि क्या कारण है कि आप एमपी को वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, एमएलए को भी देते हैं, एमएलसी को भी देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि तृतीय स्तर की जब बात आती है तो आप लोगों के विचार बदल जाते हैं, दोहरी व्यवस्था आ जाती है और सबसे नीचे जो क्रम में हैं लोग उन वार्ड सदस्य, और कल होकर आप उन पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने अपना वोट बेच दिया। आप कर क्या रहे हैं? उनको वेतन नहीं दे रहे हैं और उनको किसी तरह का सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि चुनावी प्रक्रिया में तो गड़बड़ होगा ही। जी, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ की आप बात कर रहे हैं, समान वेतन समान काम की भी बात कर रहे हैं। समान वेतन समान काम को लेकर लगातार बिहार में आंदोलन भी हुए थे, आपको याद होगा शिक्षकों का आंदोलन। ऐसे में उन लोगों की भी इतनी बड़ी सहभागिता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, और अब तो बात ये भी चल रही है कि शिक्षक भी शराब को लेकर निगरानी करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं आप, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका यह निर्णय पूरी तरह से गलत है। इसलिए गलत है कि जनता के बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? तो जनप्रतिनिधि जानते हैं। तो आपके पास इसी चुनावी प्रक्रिया में चुनकर 2,55,000 जनप्रतिनिधि आए हैं। आपके पास एमएलए हैं, एमएलसी हैं और एमपी भी हैं 40। तो अगर इन लोगों को आप सशक्त करेंगे, इनको मॉनिटरिंग का अधिकार देंगे तो समझ में आता है। जैसे हमारे वार्ड सदस्य हैं, प्रत्येक पंचायत में बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन शराब बेच रहा है और कौन शराब पी रहा है। अगर आप उनको ये अधिकार देते तो आप आसानी से उसको लागू कर सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप अपने फैसले पर विचार कीजिए, क्योंकि जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए। शिक्षक है वो पढ़ाने के लिए हैं, उनको पढ़ाने दिया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर वार्ड सदस्यों को, चाहे पंचायत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको आप मॉनिटरिंग का अधिकार दीजिएगा तो वो पुलिस को सही जानकारी दे पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने वार्ड सदस्यों को ये अधिकार दिया तो शराबबंदी का कानून उसी तरह से लागू होगा जैसा आप सोच रहे हैं और जैसा आप चाहते हैं। मतलब आप क्या ये कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य को अगर इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो शराबबंदी कानून जो बिहार में लगातार विपक्षी दल कहते हैं कि फेल्योर है, आप लोग सुचारू रूप से उसको चलाएंगे? हाँ, स्वाभाविक रूप से। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में 2,55,000 जनप्रतिनिधि हैं। वो कौन जनप्रतिनिधि हैं? जो गांव में रहते हैं और उनका पारिवारिक संबंध होता है, आपसी संबंध होता है, वो लोगों को जानते हैं। अगर उनको आप मॉनिटरिंग का अधिकार दे देंगे तो क्या कारण है कि शराब बिक जाएगा? कोई कारण नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें आप वार्ड काउंसलर, जो वार्ड पार्षद हैं, उनको अधिकार दीजिए कि आप जो है मॉनिटरिंग कीजिए, उसके लिए जिम्मेवारी तय कीजिए। तो आप देखिएगा कि स्वाभाविक रूप से शराबबंदी कानून जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो लागू हो सकता है, लेकिन उसके क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है वो गलत है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उसमें दूसरी आपकी जो मांग है उसमें सिलपट लगाने की मांगे हैं। कोई भी सड़क बनती है, कोई भी वार्ड सदस्य के द्वारा काम होता है, तो इस मांग को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्यों जरूरी है ये सिलपट लगाया जाना? क्यों जरूरी है उस स्थान पर बताया जाना कि ये कार्य वार्ड के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा हुआ है? उसका मूल कारण ये है कि जब कोई ग्रामीण क्षेत्र में काम होता है तो उसमें एमपी का नाम रहता है,
विधायक जी का नाम रहता है, मुखिया जी का भी नाम रहता है, लेकिन उसी चुनावी प्रक्रिया से जीत के आया हुआ एक व्यक्ति जो कि वहाँ पर स्थानीय रूप से रह रहा है, उसका भी अगर शिलापट पर नाम रहेगा तो उसमें स्वाभिमान का अनुभव होगा, उसको लगेगा कि हम भी कुछ हैं, हम भी भारतीय लोकतंत्र में अपना कुछ स्थान रखते हैं। आप उसको वेतन भी नहीं दे रहे हैं, सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि महात्मा गांधी का जो सपना था पंचायती राज का, जो संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया नीति निर्देशक तत्व में, और बाद में इसको लागू किया गया 1993 में 73वें संविधान संशोधन के बाद, तो क्या वो सपना लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ले आप ग्राम पंचायत के लोगों को अधिकार नहीं देंगे, सशक्त नहीं करेंगे, तो आपका लोकतंत्र कमज़ोर ही रहेगा। आप कभी भी एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं जी। और तीसरे तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्रियान्वयन हो या जो भी कार्य होते हैं उसमें आप लोगों की सहभागिता नहीं मानी जा रही है, आपका ये कहना है। लेकिन बिहार में तो हमने देखा है कई जो कार्य हुए हैं, चाहे वो 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो, उसमें वार्ड सदस्य की बड़ी अहम भूमिका रही है। वार्ड सदस्यों की भूमिका को सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन आंशिक रूप से स्वीकार किया है। जैसे फंड को ही ले लीजिए, फंड मुखिया जी को दिया जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है वार्ड सदस्यों के पास। अगर इसका हस्तांतरण सीधे वार्ड सदस्यों को कर दिया जाए तो फंड का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा और सही तरीके से उस पर काम भी हो पाएगा। जी जी। MP MLA की तरह आप लोग भी फंड चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हम लोग भी चुनाव जीत कर आए हैं, हमारा भी जनप्रतिनिधियों में एक महत्व है। हम छोटे पद हैं, हम ये नहीं करें कि हम पद पर बड़े हैं, छोटे हैं, निश्चित रूप से ज़मीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन क्या उनको फंड होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। जैसे MP को फंड दिया जाता है 5 करोड़ रुपया, विधायक को दिया जाता है 3.5 करोड़ रुपया, मुखिया जी को भी 5 करोड़ के आसपास फंड दिया जा रहा है। तो क्या कारण है कि आप वार्ड सदस्यों को नहीं दे रहे हैं फंड? आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं है? जी, पिछले बार जब इस मामले को लेकर जो राजनीति हुई थी, अगर हम देखें लगभग 7-8 साल पहले की बात अगर हम करें, तो उस समय ये बातें निकलकर सामने आई थी कि वार्ड सदस्य के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें भारी धांधली मिल रही है, इसलिए MP MLA फंड जो आता है वो अब डायरेक्ट चला जाता है ठेकेदारों को और निचले स्तर पर नहीं जाता है। फिर से आप लोग उस बात को दोहरा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इससे कहाँ तक फायदा हो पाएगा? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप फंड दीजिए और उसकी प्रॉपर जांच कराइए। आपको पता चलेगा कि MP MLA का फंड जो है 70-80% जो है ना उसका उपयोग ही नहीं हो पाता है। जो सरकार विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों से कर्ज लेकर लाती है ताकि हम विकास कार्यों में खर्च करें, लेकिन वो पैसा हो क्या रहा है, वापस चला जा रहा है और उस पर झूठ मूठ का हमारा ब्याज भी लग रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देश के राशि का नकारात्मक उपयोग हो रहा है। अगर नीचे के लोगों को दे दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जैसी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अन्य चीज़ों का डिमांड भी बढ़ेगा। और जो ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट कैसे आप हासिल करेंगे जब तक आप नीचे के लोगों को सशक्त नहीं करेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार को इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, आपकी अंतिम मांगे हैं जिसमें डायरेक्ट आप लोग चाहते हैं कि वार्ड सदस्य के खाते में जो भी योजनाएं हैं उसकी राशि आए, तो इसको लेकर सरकार को क्या रोड मैप बनाने की ज़रूरत है? आपकी क्या मांग है इससे जुड़ी हुई? देखिए, अभी 24 MLC का चुनाव होने वाला है, लेकिन आप देखिएगा कि सिर्फ बात किस बात पर हो रही है कि किस पार्टी को कितना टिकट मिल रहा है, कौन सी पार्टी नाराज है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो वोटर है उसके दुख की कोई चिंता ही नहीं है। वो नाराज है उसकी कोई चिंता ही नहीं है, वो कितना गरीबी में जी रहा है उसकी कोई चिंता ही नहीं हो रही है। कोई भी पार्टी ने अभी तक इस बात को लेकर नहीं कहा है कि हम वार्ड सदस्य जिसके वोट लेकर हम MLC बनाएंगे हम उसके लिए क्या रखेंगे। किसी भी पार्टी का अभी तक आप देखिएगा घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ इस विषय को लेकर, जबकि हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों का एक घोषणा पत्र आए इस विषय को लेकर कि जो हमारे मतदाता हैं चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। एक घोषणा पत्र तो होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल है। और हम सभी पार्टियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप वार्ड सदस्य के मांगों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप वार्ड सदस्य के मांगों को मानेंगे तो विश्वास कीजिए किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके चुनाव में मदद करेंगे और हम चाहेंगे कि आपकी पार्टी के लोग चुनाव जीत कर आएँ, क्योंकि हम लोगों को MLC नहीं बनना है, हम लोगों को MLC बनाना है। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि हमको भी जीने का अधिकार दिया जाए। जी, एज ए ग्राम पंचायत में आप लोग काम करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें या भारत में या देश में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है, तो अंत में आप लोग इन मांगों को लेकर इन मांगों को लेकर सरकार से आप लोगों ने कोई ज्ञापन सौंपा है क्या? सरकार से इस मामले को लेकर आपने बातें की है? मैं
हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया है, कई बार आंदोलन वगैरह भी हुआ है, प्रखंड लेवल पर भी कई बार बातें कही गई है, जिला स्तर पर भी बात कही गई है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत में एक व्यवस्था सी बन गई है कि सरकारें तभी समझती हैं जब जन आंदोलन होता है जी। हमारी संख्या करीब करीब 10 लाख के आसपास है, क्योंकि 1,14,667 तो हम लोग हैं ही, साथ में हमारे साथ 7 सदस्यीय कमेटी भी है और पहले के भी लोग हैं, तो 10 लाख लोग हैं। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो हम पटना के गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था न आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि बुद्धिमत्ता का परिचय दें और हमारे मांगों पर ध्यान दें। हम लोग भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन मांगों पर सरकार ध्यान दे और हमारी समस्या का हल निकाले। जी, हमारे साथ संतोष जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से अपनी मांगों को रखा है और इनका कहना है कि हमारी मांग सरकार मान ले, इसलिए कि हम लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। जमीनी स्तर पर जो भी बातें होती हैं सबसे अधिक जानकारी हमारे पास होती है, चाहे वो शराबबंदी का इनपुट हो या विकास का इनपुट हो, किस तरीके से बिहार के पंचायतों में विकास हो रहा है। गांधी जी का भी सपना था कि अगर पंचायत सुदृढ़ होगा, पंचायत सही होगा तो देश का विकास और बिहार का विकास स्वतः हो जाएगा। इनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बातें नहीं मानती हैं तो आंदोलनरत होंगे और उसके बाद बिहार के जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा और किसी भी आंदोलन से जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ है और सरकार इनकी मांगों को लेकर कैसे देखती है। और पंचायत चुनाव हो गए हैं, अब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के पहले क्या इनकी मांगों पर गौर किया जाता है या फिर उसी व्यवस्था के तहत एमएलसी का चुनाव होता है, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।